नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में बात होगी विपक्ष और सरकार के बीच तकरार की, पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई की, जानेंगे संसद में आज विपक्ष ने अपनाई कौन सी रणनीति, प्रशांत किशोर ने क्यों दिया पंजाब के मुख्यमंत्री के सलाहकार पद से इस्तीफा, बात करेंगे राकेश टिकैत के नए ऐलान की, सपा की साइकिल यात्रा की और बुलेटिन के आखिर में बात ओलंपिक में हासिल उपलब्धियों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने टीकाकरण को लेकर साधा केंद्र पर निशाना, मोदी सरकार पर लगाए राज्यों से भेदभाव करने के आरोप। कहा गुजरात, यूपी और कर्नाटक को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हुई, लेकिन बंगाल को उसके कोटे के हिसाब से नहीं मिली वैक्सीन। सीबीएसई ने जारी किए 12वीं के शेष 65,000 छात्रों के नतीजे, 99.37% रहा रिजल्ट। सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं रिजल्ट। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानेव ने मुंबई की लोकल ट्रेन को लेकर किया दावा। कहा अगर राज्य सरकार आम लोगों को यात्रा करने का प्रस्ताव भेजे तो एक बार फिर आम लोगों के लिए शुरू हो सकती है लोकल ट्रेन। शेयर बाजार में आई तेजी, 123 अंकों की तेजी के साथ 54,493 पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी में आई 36 अंकों की तेजी, 16,295 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। आज से 2 साल पहले जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस ले लिया था और राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। 1 साल पहले आज ही के दिन अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन पीएम मोदी ने किया और आज यूपी के सीएम योगी राम जन्मभूमि के शिलान्यास की पहली वर्षगांठ पर अयोध्या पहुंचे। मोदी सरकार भावनाओं के सहारे लोगों को साधने में जुटी हुई है तो विपक्ष सरकार की असफलताओं और युवाओं के गुस्से को भुनाने में जुटा है। महंगाई, रोजगार और पेगासस के मुद्दे पर युवक कांग्रेस ने सांसद का घेराव किया। इस दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। देखिए रिपोर्ट। देश की राजनीति में हंगामा मचा हुआ है। पेगासस से लेकर कृषि कानून तक सरकार सवालों के घेरे में है। सवाल सरकार के पुराने फैसलों पर भी उठ रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया था, साथ ही इस राज्य का बंटवारा भी कर दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। 2 साल बाद जब कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा 2 साल पहले इस काले दिन पर जम्मू कश्मीर में हुई उथल पुथल को दर्शाने के लिए कोई शब्द या चित्र पर्याप्त नहीं है। जब किसी के साथ घोर अन्याय किया जाता है तो अस्तित्व का विरोध करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता है। तो महबूबा मुफ्ती इस दिन को बेहद बुरा बता रही हैं, तो दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी आज के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कह रहे हैं कि आज ही अनुच्छेद 370 हटा, राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ और 41 साल बाद हॉकी में मेडल मिला। 5 अगस्त स्पेशल है। ये दिन हकीकत में स्पेशल हैं क्योंकि आज से ही सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले पर सुनवाई भी शुरू हो गई है। युवक कांग्रेस ने भी पेगासस, महंगाई और कृषि कानूनों को लेकर संसद का आज घेराव भी किया। इसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शामिल हुए। राहुल गांधी ने कहा, इस सरकार का लक्ष्य युवाओं की आवाज को दबाना है, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि हिंदुस्तान के युवा ने अपने दिल की बात बोलनी शुरू कर दी, सच्चाई बोलनी शुरू कर दी, तो नरेंद्र मोदी सरकार चली जाएगी। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ मेरे फोन के अंदर नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर युवा के फोन के अंदर पेगासस का आइडिया डाला है। ये आइडिया आवाज दबाने का है। युवा कांग्रेस का काम युवाओं की आवाज उठाने का है। हम युवाओं की आवाज को दबाने नहीं देंगे। आज का दिन वाकई खास था क्योंकि आज पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। संसद इस मामले को लेकर ठप चल रही है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने भी कहा कि यदि मीडिया रिपोर्ट में सच्चाई है तो ये गंभीर मामला है। तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए रिपोर्ट। पेगासस जासूसी केस में यह खुलासा हुआ था कि कई विपक्षी नेता, पत्रकार और अन्य लोगों के फोन हैक किए गए थे। राहुल गांधी, प्रशांत किशोर, केंद्रीय मंत्रियों समेत विपक्ष के दिग्गजों की प्राइवेसी पर अटैक किया गया था, जिसे लेकर विपक्ष लगातार पूरे प्रकरण पर केंद्र सरकार को घेर रहा है और इस मामले को लेकर विभिन्न याचिकाएं दायर की गई। इनमें राजनेता, एक्टिविस्ट, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और वरिष्ठ पत्रकारों एन राम और शशि कुमार द्वारा दी गई अर्जियां भी शामिल हैं, जिस पर आज यानी 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई हुई।
बता दें, प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने इसकी सुनवाई की। सीजीआई ने कहा कि अगर रिपोर्ट सही है तो इसमें कोई शक नहीं कि आरोप गंभीर है। पेगासस कांड पर सीजीआई ने कहा कि 2019 में जासूसी की खबरें आई थी। मुझे नहीं पता कि अधिक जानकारी हासिल करने के लिए कोई प्रयास किया गया या नहीं। मैं हर एक मामले के तथ्यों की बात नहीं कर रहा। कुछ लोगों ने दावा किया है कि फोन इंटरसेप्ट किया गया है। ऐसी शिकायतों के लिए टेलीग्राफ अधिनियम है। कपिल सिब्बल ने मामले को गंभीर बताते हुए सीजीआई से गुहार लगाई कि केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे अपनी याचिका की प्रति केंद्र को दें। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने दलील दी कि पत्रकार, सार्वजनिक हस्तियां, संवैधानिक प्राधिकरण, अदालत के अधिकारी, शिक्षाविद सभी स्पाईवेयर द्वारा टारगेटेड हैं और सरकार को जवाब देना होगा कि इसे किसने खरीदा, हार्डवेयर कहां रखा गया था, सरकार ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई मंगलवार को करेगा। बता दें कि एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संघ ने एक खबर में दावा किया है कि 300 सत्यापित भारतीय मोबाइल फोन नंबर पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी के संभावित निशाने वाली सूची में शामिल थे। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने अपनी अर्जी में अनुरोध किया है कि पत्रकारों और अन्य के सर्विलांस की जांच कराने के लिए एसआईटी का गठन किया जाए। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में क्या फैसला होता है और सरकार की तरफ से इस पर क्या जवाब आता है। क्या देशवासियों की सुरक्षा से जुड़े इस मामले पर जल्द कोई फैसला होगा या फिर ये भी दूसरे मामलों की तरह लटका रह जाएगा। एक और सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले की सुनवाई चल रही है तो दूसरी ओर ये भी खबर आ रही है कि पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा का पुराना फोन भी हैक हुआ था। जस्टिस मिश्रा ने कहा था कि जो नंबर बताया जा रहा है उसका मैं पहले इस्तेमाल करता था पर अब नहीं। पेगासस मामले को लेकर संसद भी नहीं चल पा रही है। आज भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। तो कैसा रहा संसद में आज का दिन, देखिए ये रिपोर्ट। विपक्ष के हंगामे के चलते संसद में काम नहीं हो पा रहा है और ऐसा ही कुछ नजारा संसद के 12वें दिन भी देखने को मिला। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी हंगामे के बीच प्रश्नकाल हुआ। इस दौरान सदस्यों के व्यवहार को देखते हुए कार्यवाही 2 बजे तक टालनी पड़ी। 2 बजे के बाद कार्यवाही शुरू होने के बाद भी हंगामा जारी रहा। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज 2021 को मंजूरी दी गई। हालांकि बाद में हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही 3:40 तक स्थगित करनी पड़ी। उधर लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सदस्य पेगासस जासूसी मामला और किसानों के मुद्दे पर हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए आसन के समीप आ गए। हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और पोत परिवहन तथा जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कुछ सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर दिए। इसके अलावा लोकसभा में टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम और बॉक्सिंग की सफलता पर भारतीय प्लेयर्स को बधाई दी गई। इसके अलावा संसद भवन के बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 सांसदों ने अनुच्छेद 370 के मसले पर हाथ में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। बता दें कि 2 साल पहले आज ही के दिन सरकार ने संसद में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को निरस्त कर दिया था और राज्य को 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभाजित कर दिया था। संसद में हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष सरकार को मौका देने को तैयार नहीं है। 5 राज्यों का चुनाव सामने है। ऐसे में सरकार की परेशानी बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बीच कांग्रेस की भी मुश्किल बढ़ती दिख रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रमुख सलाहकार प्रशांत किशोर अब पद छोड़ना चाहते हैं और उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान भी कर दिया है। तो क्यों पीके ने दिया इस्तीफा, देखिए ये रिपोर्ट। कई राजनीतिक पार्टियों के चुनाव अभियान की कमान संभालने के बाद अब प्रशांत किशोर खुद राजनीतिज्ञ की भूमिका में आने को तैयार हैं। प्रशांत किशोर, जिन्हें पीके के नाम से जाना जाता है, कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के साथ उनकी बढ़ती करीबी के बीच एक चौंकाने वाली खबर भी आ गई है। पीके ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रमुख सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया है। हैरानी इस बात को लेकर है कि पंजाब विधानसभा चुनावों में 5 महीने का ही वक्त बचा है। ऐसे में कांग्रेस को पंजाब विधानसभा चुनावों में पीके की बेहद जरूरत है। लेकिन पीके ने कैप्टन के सलाहकार का पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। कैप्टन को संबोधित अपने पत्र में प्रशांत किशोर ने लिखा, जैसा कि आप जानते हैं, सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका से अस्थायी अवकाश लेने के मेरे निर्णय के मद्देनजर मैं आपके प्रधान सलाहकार के रूप में जिम्मेदारियों को संभालने में सक्षम नहीं हूं। चूंकि मुझे अभी अपने भविष्य के कार्य के बारे में निर्णय लेना है,
इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त करने की कृपा करें। इस पद के लिए मुझे चुनने और अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रशांत किशोर के इस्तीफे के बाद दावा किया जा रहा है कि वो अब कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं और ये इस्तीफा भी इसीलिए दिया गया है। कांग्रेस में पीके को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। बता दें कि करीब 1.5 महीने से पीके और राहुल गांधी के बीच कई मुलाकातें हुई हैं। सोनिया गांधी से भी प्रशांत किशोर मिल चुके हैं। प्रशांत किशोर राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी चाहते हैं, तो देखना होगा कि क्या कांग्रेस में पीके को मिलने वाली है बड़ी जिम्मेदारी। पीके का अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी की नजरें हैं। नजरें किसानों के आंदोलन पर भी टिकी हुई हैं। किसान नेता राकेश टिकैत साफ कर चुके हैं कि यदि मोदी सरकार ने किसानों की मांगे नहीं मानी तो विधानसभा चुनावों में किसान बीजेपी का विरोध करेंगे। और अब टिकैत ने लखनऊ जाने का ऐलान भी कर दिया है। इससे पहले वो लखनऊ के घेराव की बात भी कर चुके हैं। तो लखनऊ क्यों जा रहे हैं टिकैत, देखिए रिपोर्ट। अभी हाल ही में यूपी बीजेपी ने एक पोस्टर ट्वीट किया था जिसमें किसी का नाम तो नहीं था, लेकिन इशारा राकेश टिकैत की ओर था। उन्हें चुनौती दी गई थी कि वो लखनऊ आए तो उनके लिए ठीक नहीं होगा। टिकैत ने अब इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है। राकेश टिकैत ने कहा, मेरे लखनऊ जाने को लेकर कहा जा रहा है कि वहां मत जाना, वहां योगी है, लेकिन मैं बताकर जा रहा हूं 6 अगस्त को लखनऊ जाऊंगा। किसी ने हमें छेड़ा तो फिर हमारे लोग भी तैयार बैठे हैं। टिकैत ने दिल्ली में किसानों के आंदोलन को अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन बताते हुए कहा कि ये अभी लंबा चलेगा, इसीलिए किसानों को शांति बनाए रखना जरूरी है। राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की एक तस्वीर ट्वीट कर केंद्र सरकार पर तंज कसा है। राकेश टिकैत ने अनाज से भरी बोरी की तस्वीर शेयर कर लिखा, मोदी योगी का तो बस थैला है, इसके अंदर अनाज तो किसान ने भरा है। टिकैत के तेवरों से साफ है कि किसानों को सरकार की हर चुनौती स्वीकार है, लेकिन जब तक मोदी सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती और एमएसपी को लेकर गारंटी वाला कानून नहीं बनाती, किसानों का आंदोलन चलता रहेगा। टिकैत कल यानी 6 अगस्त को लखनऊ जा रहे हैं, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वैसे बीजेपी की मुश्किलें तो विपक्ष भी बढ़ाने में जुटा है। आज पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में साइकिल रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर भी निशाना साधा। देखिए रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, पार्टियों की मैदान में सक्रियता बढ़ गई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय से साइकिल रैली निकाली। उनके साथ कार्यकर्ता का बड़ा हुजूम मौजूद रहा। उनका यह कारवां पार्टी कार्यालय से चलकर जनेश्वर मिश्र पार्क तक गया। साइकिल यात्रा सुबह 11 बजे से शुरू हुई। साइकिल यात्रा के दौरान सपा मुखिया ने महंगाई, बेरोजगारी और खेती किसानों सहित तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ बोलने में नंबर 1 पार्टी है, वो हर मुद्दे पर झूठ बोल रही है। सपा नेता ने कहा, अभी तक हम 350 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे। आज नाराजगी जनता की इतनी है कि हम 400 सीट जीत सकते हैं। सभी माफिया भारतीय जनता पार्टी में है। बीजेपी सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में समय और संसाधनों का दुरुपयोग करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं। सपा के कामों को अपना बताकर बीजेपी ने जनता को बरगलाने का प्रयास किया है। दरअसल सपा साइकिल यात्रा के जरिए एक तीर से 2 निशाने साध रही है, जहां एक ओर जनता से जुड़े मुद्दों को उठाकर आमजनों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश कर रही है, तो वहीं जनेश्वर मिश्र के जन्मदिन के बहाने ब्राह्मण मतदाताओं को भी साधने की तैयारी कर रही है। ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए सपा इसी दिन बलिया में प्रबुद्ध सम्मेलन भी कर रही है। अब देखना होगा कि क्या अखिलेश की ये कोशिशें कर पाएंगी ब्राह्मणों को इम्प्रेस। और बुलेटिन के आखिर में बात ओलंपिक में मिली उपलब्धियों की। भारत को आज पहलवान रवि कुमार दहिया से गोल्ड मेडल की उम्मीद थी। ये उम्मीद तो पूरी नहीं हुई, लेकिन सिल्वर मेडल रवि दहिया देश के लिए ले आए। इधर हॉकी टीम ने भारत को आज बड़ी खुशी दी। तो कैसा रहा आज ओलंपिक में भारत का दिन, देखिए रिपोर्ट। ओलंपिक में 41 साल बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मेडल जीत लिया। कांस्य पदक के मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 5-4 से हरा दिया। भारतीय टीम एक समय 1-3 से पिछड़ रही थी, लेकिन दबाव से उबरकर 8 मिनट में टीम ने 4 गोल दागकर जीत दर्ज करने में सफलता हासिल की। हॉकी का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम के बीच खेला गया और भारत इस ओलंपिक में सिर्फ इन 2 टीमों से ही हारा। हॉकी के अलावा आज भारत को सबसे ज्यादा उम्मीदें कुश्ती से थी, लेकिन कुश्ती में आज भारत के पहलवान रंग में नहीं दिखे। 57 किलो की कैटेगरी में रवि दहिया से गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन वो रूसी पहलवान से 7-4 से हार गए। दहिया को सिल्वर मेडल मिला। कुश्ती में सुशील कुमार के बाद रवि दहिया दूसरे भारतीय पहलवान बन गए जिन्होंने देश के लिए कुश्ती में सिल्वर मेडल जीता है। दीपक पुनिया से भी पदक की उम्मीद थी, लेकिन कांस्य पदक के मुकाबले में वो सेन मैरिनो के पहलवान से 4-2 से हार गए।
भारतीय पहलवान अंशु मलिक रैपिड राउंड में रूस की वालेरिया कोवलोवा से हार गई हैं। कोवलोवा ने मलिक को 5-1 से हराया। विनेश फोगाट क्वार्टर फाइनल तक पहुंची, लेकिन बेलारूस की बानेसा कालादजिंस्काया ने उन्हें 9-3 से हराया और वो ओलंपिक से बाहर हो गई। पुरुष 20 किलोमीटर पैदल चाल में भारत के संदीप कुमार पुनिया को हार मिली। वे 23वें स्थान पर रहे। उन्होंने 20 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 25 मिनट 7 सेकंड में तय की। संदीप कुमार 23वें स्थान पर रहे। राहुल रोहिला 47वें स्थान पर रहे और केटी इरफान ने 51वें स्थान पर रेस खत्म की। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।